दोस्तों, अगर मैं बात करूं ब्लैक होल की तो ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है अब तक की। और इसकी जो मिस्ट्री है वो इस इवेंट होराइजन और ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी की वजह से बनती है। अब दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना रखा है ब्लैक होल के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि एक्चुअल में ब्लैक होल होता क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल कोई भी ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है जो तब बनता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक कॉम्प्रेस कर दिया जाता है और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है, या फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के मुताबिक। और एक ऐसा भी पॉइंट होता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर उसको लाइट भी एक बार पार कर ले तो लाइट भी उससे कभी वापस नहीं आ पाती, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर वो एक फोटोन से मिलकर बनी होती है और जो कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वो भी इसको पार नहीं कर सकती, यानी कि ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती अगर इसने उसकी इवेंट होराइजन को पार कर लिया है। अब दोस्तों, हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं, जो हम श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस निकालता है कि वो निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों, पहला वाला तो जो डेरिवेशन है इसको हम आज पता करेंगे कैसे आया है। सो दोस्तों, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, Gm1m2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि एक मास होता है वो अपनी खुद की फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ऐसी अगर एक चार्ज की बात करूँ तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, कोई भी मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अगर उसमें कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितने मास पे लग रहा है उसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से निकालते हैं, जो कि स्मॉल g के इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर मास, यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना मास पे लग रहा है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखो तो लास्ट में आता है E=Gm2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अगर इसमें अगर m2 को मैं अर्थ मान लूँ तो Gm/d² आ जाएगा। और आप ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आती है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स पर मास। तो ये वही चीज़ है, हमने फोर्स पर मास निकाला है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एस्केप वेलोसिटी की। दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे एक ऑब्जेक्ट को देने पर या इतनी एनर्जी देने पर वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह निकालते हैं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की अगर इक्वल हो जाती है तो हम उससे उसकी एस्केप वेलोसिटी को निकालते हैं। अगर आपको ये पता हो, अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो दोस्तों, mgh जो होगा वो हाफ mv² के इक्वल होगा। यहाँ मैंने mv²/2 लिखा है, जो कि हाफ mv² जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हाफ इंटू mv² करेंगे तो वो mv²/2 हो जाएगा। मैंने यहाँ हाफ इसलिए लिखा जैसे कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो v² 2gh आ जाएगा, जहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। अगर अब दोस्तों आप ध्यान रखें ब्लैक होल के लिए, तो हम ब्लैक होल के लिए क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, यानी कि वो रेडियस जब हम एक ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस कर दें, इतना कंप्रेस कर दें, उसके इतने रेडियस पे ले आएँ कि वो एक ब्लैक होल बन जाए। सो दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी हमने जो एस्केप वेलोसिटी निकाली थी उसका फॉर्मूला क्या आया था, v² 2gh और v √2gh। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर v को जो है हम c से रिप्लेस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम ये कह रहे थे एक ऑब्जेक्ट जो है उसको कितनी वेलोसिटी दें कि वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो अभी हम यहाँ ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लेंगे, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वेलोसिटी होगी, यानी कि सबसे तेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो तेज चलता है जिसकी वेलोसिटी होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ हम v को c से रिप्लेस कर देंगे। तो v की जगह c कर देंगे, v की जगह जब c रखेंगे तो c² 2gh आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो c² 2gh रखेंगे। अब g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या होता है, g होता है Gm/r²। तो हमने यहाँ पर जब रख दिया तो यहाँ पर आया c² 2Gmr/r²। और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है। भाई आप मुझे एक बात बताइए, जब आप वो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो आप हाइट कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ग्राउंड से ही तो हम रेडियस भी लेते हैं, यानी कि h की वैल्यू r की इक्वल आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, c² 2Gm/r²। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा r 2Gm/c², यानी कि
जो रेडियस होगा उसे हम सॉर्साइल रेडियस कहेंगे और 2gm/c² आएगा ये पूरा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, g एक कांस्टेंट है, m कांस्टेंट नहीं है और c² कांस्टेंट है। यानी कि मास जितना ज़्यादा होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक ब्लैक होल बन जाए, और जिसका मास जितना ज़्यादा कम होगा उसकी उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक होल ना बने। और अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाना है तो आप किसी भी चीज़ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बना सकते हैं, अगर आप जो है r=2gm/c² का यूज़ करें और अगर आप m की वैल्यू को रख दें तो आप उसके सॉर्साइल रेडियस को निकाल सकते हैं।